नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साहित्य से सफलता की ओर में। दोस्तों, कल हमने UGC नेट जून 2005 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। इसी सीरीज में आज हम दिसंबर 2005 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि ने। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोसाई गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों के रचयिता हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नरपति नाल। अगला प्रश्न है, एंदुई ए एंदुस्तानी किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गारसा द तासी। मुंडा भाषा, अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अस्त्र छाप का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रैदास। अगला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नूर मोहम्मद, और 1764 में इनके द्वारा इसको लिखा गया था। अगला प्रश्न है, नैन नचाई कहीं मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पद्माकर। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बाल मुकुंद गुप्त। 1988 में इनके द्वारा इसे लिखा गया था। अगला प्रश्न है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, झूठा सच, यशपाल द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा व्रत है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चीणों पर चांदनी। अगला प्रश्न है, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र कालिया। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पिछली बार भी रिपीट हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। अगला प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य क्या है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देरिदा। अगला प्रश्न है, काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टी.एस. इलियट ने। अगला प्रश्न है, 21 से 25 तक दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर एक स्थापना है, तो एक तर्क दी गई है, इसमें से हमें सही और गलत बताना है। तो पहली यहाँ पर स्थापना है, भक्तिकालीन हिंदी कविता लोकमंगल के प्रति समर्पित है, स्थापना है। तो बिल्कुल सही है स्थापना इसकी। लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है, ये इसका जो तर्क है ये भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही। अगला प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, स्थापना दी गई है यहाँ पर। मड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, ये इसकी स्थापना है, तो यहाँ पर ये सही है। दूसरा है, कविता की मूल प्रेरणा वेदना है, ये भी यहाँ पर कथन सही है। तो ए आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है?
यहाँ पर ये हमारी स्थापना सही है। दूसरा है सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे, ये यहाँ पर ऑप्शन गलत है हमारा तर्क इसका। तो ए, ऑप्शन नंबर ए सही, आर गलत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, स्थापना दी गई है, हिंदी के सभी कवि अस्तित्ववादी हैं, तो ये यहाँ पर गलत है। पहला कथन स्थापना इसकी गलत है। अगला है तर्क इसका, हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है, तो इसका जो तर्क है वो भी गलत है। तो ए और आर दोनों यहाँ पर गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारी गलत है। इसका जो तर्क है, स्त्री संबंधी सर्जनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं, ये कथन तर्क यहाँ पर सही है। तो स्थापना गलत है, तर्क सही, ए गलत, आर सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पर हमें बताना है कि जो पत्रिकाएं हैं इनका कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही है, बंगदूत, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और हंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास द्वारा 1882 में लिखी गई थी, कंकाल 1929 में, शेखर एक जीवनी अज्ञे द्वारा, इसके 2 भाग थे, पहला 1941 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा 1944 में, और अगला है सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती की रचना है, 1952 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कारसद तासी द्वारा लिखा गया था सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इसे माना जाता है। 2 भाग थे इसके, पहले भाग का प्रकाशन 1839 में, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ था। दूसरा शिवसी शंकर द्वारा 1883 में अपना इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किया गया था। तीसरा है मिस्टर बंधु द्वारा लिखित जो इतिहास ग्रंथ है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में और चौथे भाग का प्रकाशन 1914 में किया गया था। और चौथा है रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रकाशित जो इतिहास ग्रंथ है वो 1929 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी आषाढ़ का एक दिन 1958 में, और लहरों के राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में, और पैर तले जमीन 1975 में। ये सभी नाटक मोहन राकेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बुद्धू का कांटा 1915 में, पूस की रात 1930 में, पत्नी 1936 में, और परिंदे 1960 में प्रकाशित हुए थे। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्धकथा 1641 में बनारसी दास जैन द्वारा प्रकाशित की गई थी। अपनी खबर 1960, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन 1969, आज के अतीत 2003 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रिय प्रवास 1914, सांकेत 1932, कामायनी 1935, लोकायतन 1964। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, शोषण का विरोध और क्षणवाद। अगला प्रश्न है, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, नंदुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, फिर स्कंदगुप्त, धातुसेन और प्रसादांत। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म संगत है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी वैराग्य संदीपनी तुलसीदास द्वारा लिखित है, और बाकी ये तीनों यहाँ पर गलत सुमिलित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमिलित कीजिए। पहला है उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद के जो आचार्य थे भट्टे लोलट थे। अगला है अनुमितिवाद, अनुमितिवाद विश्वनाथ का है। अभिव्यक्तिवाद,
अभिनव गुप्त का है और भुक्तिवाद है भट्टनायक का। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है खुमान रासो। खुमान रासो दलपत विजय की है। अगला है परमाल रासो जगनीक का है। अगला है बीशल देव रासो नरपति नाल की है। और पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सबसे पहले राज्यश्री जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। यमगाथा दूधनाथ सिंह द्वारा लिखित है। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखित है। सोच कहूँ तो प्रभाकर क्षत्रिय द्वारा लिखित है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। बसो मोरे नैनन मैन दिलाल, ये पंक्तियाँ मीराबाई की हैं। अगला प्रश्न अगली पंक्ति है, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, ये पंक्ति हैं सूरदास जी की। अगला है, अब लौ नसानी अब न नसे हों, ये जो पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की हैं। अगला है, अब्बल अल्लल नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये पंक्तियां हैं कबीर की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। स्वर ध्वनियाँ अंग अ ए और ओ हमारी यहाँ पर स्वर ध्वनियाँ हैं। दूसरा तालव्य ध्वनियाँ हैं। चौ छ जौ झ तालव्य हैं। अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं क त प ट। और घोष ध्वनियाँ हैं घ छ ध भ। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। सबसे पहले क्रॉन्ची का है अभिव्यंजनावाद। दूसरा आई.ए. रिचर्ड्स का है संप्रेषण सिद्धांत। कॉलरिज का है कल्पना सिद्धांत। और इलियट का है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उद्धरण रचना और रचना काल के संबंध में संगत है। तो पहला है, संत हृदय नवनीत समाना, ये जो पंक्ति हैं तुलसीदास जी की हैं। दूसरा है, काहेरी नलिन ही तू कुम्हिलानी, ये जो पंक्तियां हैं कबीर की हैं। अगला है, अमीय हलाहल मद भरे, ये जो पंक्तियां हैं रसलीन की हैं। मेरी भव बाधा हरो, बिहारी की पंक्तियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र में सुमेलित कीजिए। पहला है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा है अलीगढ़ में बोली जाती है। भोजपुरी छपरा में बोली जाती है। मैथिली दरभंगा में बोली जाती है। और अवधी सुल्तानपुर में बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहला है इसमें चिंतामणि कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की है। दूसरा है मतीराम ललित ललाम मतीराम की है। तीसरा है केशव नक्सिक वर्णन। भिकारीदास है काव्य निर्णय। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद ये हमारे एक गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़कर हमें नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं नीचे इसके प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बता देती हूँ। पहला प्रश्न है इसमें, कविता का राग छंद से दृप्त होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, कविता में छंदों का अस्वाभाविक बंधन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उसका निषेध करना चाहिए। अगला प्रश्न है, राग और कल्पना में क्या संबंध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी परस्पर अभिन्न है। अगला है, छंद के इंगित से कविता का राग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनंत की ओर अग्रसर होता है। अगला प्रश्न है, भाषा का संगीत किसका उपकारक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी छंद का। तो दोस्तों ये था हमारा दिसंबर 2005 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।
तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।